नमस्कार, गुड इवनिंग दर्शकों। आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे प्रोग्राम होम्योपैथी विद डॉक्टर याज्ञवल्क्य। सो काफ़ी टाइम से आप लोगों की एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि हम एक कार्यक्रम करें पीसीओडी पे, जो हमारी महिलाएं हैं उनके ऊपर, जो उनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं उनके ऊपर। तो आज का हमारा ये एपिसोड स्पेसिफिकली टू पीसीओडी से रिलेटेड है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हमारे साथ हमारे डॉक्टर साहब जुड़ चुके हैं। सो नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं सर आप? बस सर, ईश्वर की दुआ है जी। तो हम आपकी आज्ञा तो हम स्टार्ट करें आज का अपना कार्यक्रम। प्लीज आगे बढ़ते हैं जी। सो डॉक्टर साहब, पहले तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत आज का आपका टाइम देने के लिए। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि आज का हमारा जो विषय है पीसीओडी से रिलेटेड है, तो एक बड़ा बेसिक जो हमारा प्रश्न रहता है सबके ध्यान में कि बेसिकली ये पीसीओडी है क्या? एक्चुअली में होता क्या है? थोड़ा आप इस पे रोशनी डालेंगे? हाँ गौरव जी, जो हमारी रिप्रोडक्टिव एज की महिलाएं होती हैं, जो रिप्रोडक्शन कर सकती हैं, उनमें लाइफस्टाइल चेंजेस के कारण एक मेडिकल कंडीशन पैदा हो जाती है। उनका हार्मोनल लेवल चेंज हो जाता है। और जैसे आप जानते हैं कि कुछ फीमेल हार्मोन्स होते हैं, कुछ मेल हार्मोन्स होते हैं, तो उन फीमेल्स के शरीर में मेल हार्मोन्स की क्वांटिटी बढ़ने लगती है। एक पर्टिकुलर मेल हार्मोन होता है जिसको हम एंड्रोजन कहते हैं। वह एंड्रोजन उनके शरीर में जो उसकी अपनी निर्धारित मात्रा है उससे ज्यादा पैदा होने लगता है, बढ़ जाता है, जिससे उनमें पीसीओडी की समस्या शुरू हो जाती है। और पीसीओडी को हम कहेंगे कि ये एक पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज है। ओवरीज जो होती हैं, ओवरीज के अंदर काफी सारे सिस्ट हो जाते हैं। हिंदी में हम उसको रसोली कहते हैं। जब रसोलियां हो जाती हैं ओवरीज के अंदर, तो वह मेडिकल कंडीशन आपकी पॉलीसिस्टिक डिजीज कहलाती है। और हम इसको पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम भी कह देते हैं, पीसीओएस भी कह देते हैं। और पीसीओएस इसलिए कहते हैं कि सिंड्रोम माने ए नंबर ऑफ सिम्टम्स। जी। तो जब एक नंबर ऑफ सिम्टम्स होते हैं, जो अभी हम डिस्कस करेंगे कि रसोलियां पैदा होने से या सिस्ट पैदा होने से क्या क्या सिम्टम्स हो जाते हैं, तो उन सभी सिस्टम्स का इकट्ठा मैनेजमेंट या उन सभी सिस्टम का एक साथ शरीर में पाया जाना, यही पीसीओएस हो जाता है। उसे हम बीमारी के रूप में देखें तो वह पीसीओडी कहलाता है, लेकिन ये दोनों एक ही अवस्था है, मेडिकल कंडीशन है। जी। तो इस तरह की स्थिति है। इसको हम कहें कि इसके 3 मेन फीचर्स होते हैं। आपकी सिस्ट पाई जाती है जी। ओवेरीज के अंदर, इसके मेल हार्मोन्स की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। हाँ, देखिए आपने एक सुंदर चित्र दिखाया है। इसमें आप देख रहे हैं कि एक तरफ नॉर्मल ओवरी दिखाई गई है, एक फीमेल बॉडी के अंदर, जो ह्यूमन फीमेल होती है उसके अंदर 2 ओवरीज होती हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। जब लेफ्ट या राइट या दोनों किसी भी ओवरीज में आपने देखा होगा एक ओवर ग्रोथ यहाँ नीचे हो गई है, जिसके ऊपर सिस्ट लिखा हुआ है। इस तरह की जब ओवर ग्रोथ हो जाती है तो हम उसे रसोली कहते हैं। तो मूल ओवरी है उसकी संरचना में बिगाड़ आ जाता है, तो ये सिस्ट वहां पैदा हो जाती है, रसोली। जी जी। जी डॉक्टर साहब, तो अभी आपने बोला है सिस्ट, तो एक्चुअली में सिस्ट आपने संक्षिप्त तो बता दिया, लेकिन अगर उसको एक्सपेंड किया जाए, हम अपनी एक नॉर्मल भाषा में समझना चाहें, हाँ हाँ, तो एक्चुअली में सिस्ट है क्या? सिस्ट एक टिश्यू बॉडी होती है जिसके अंदर कोई दूसरा मटेरियल भरा होता है, और वो मटेरियल जो अंदर भरा हुआ है इज आइदर एयर और सम अदर फ्लूइड। तो शरीर में ना सिर्फ ओवेरीज के अंदर बल्कि कहीं भी
ये सिस्ट पैदा हो जाती हैं। इनको फिर हम अलग अलग मेडिकल कंडीशंस उसी तरह से जानते हैं कि कहाँ किस हिस्से में ये सिस्ट पैदा हुई है। अब देखिए, आपने सुंदर चित्र दिखाया है इसका। ये एक सिस्ट है जो आपकी ओवरी के अंदर पैदा हो गई है, और इसको जब आप इसको पंक्चर करेंगे तो इसके अंदर से एक फ्लूइड बाहर निकलेगा जी। तो ये जो टिश्यूज होते हैं, जब टिश्यू बॉडी के अंदर कोई एयर या फ्लूइड भर जाता है तो हम उसको सिस्ट कह देते हैं। ये उसका स्थान घेरती हैं, और धीरे धीरे ये होम्योपैथिकली अगर हम देखें तो ट्यूमर के रूप में भी, जिनको हम मैलिग्नेंट सिस्ट कहते हैं, तो धीरे धीरे एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें ट्यूमर्स के रूप में भी विकसित हो सकती है। जी। तो ये हमारी सिस्ट होती है। जी जी। तो डॉक्टर साहब, अभी हमने ये देख लिया कि पीसीओडी होता क्या एक्चुअली में, जनरल हमारे एक नॉर्मल भाषा में, नॉर्मल लैंग्वेज में, और सिस्ट हम एक्चुअली होती क्या, सिस्ट क्या बोलते हैं। तो जो पीसीओडी होता है उसके क्या क्या सिम्टम होते हैं, क्या क्या कारण होते हैं, रीजंस होते हैं, बेसिकली नॉट ए सिम्टम, कि क्या क्या रीजन होते हैं उसके, जिसके कारण पीसीओडी हो सकता है या होता है। कुछ चीजें गौरव जी हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी चाहिए। मनुष्य एक नेचुरल एंटिटी है, एक जी विकास क्रम से ये विकसित हुआ है, और पूरी विकास करोड़ों साल की एक विकास यात्रा रही है। तब ये एक वातावरण का विकास, द टॉप मोस्ट डेवलपमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट है। जी आजकल की हमारी मॉडर्न लाइफ में हम नेचुरल स्टाइल ऑफ लिविंग से अलग होते जा रहे हैं, और हमारी जो डेवलपमेंटल कंपल्शंस हैं उनके कारण हम कुछ सोशल चेंजेस, कुछ एनवायरमेंटल चेंजेस, कुछ इमोशनल चेंजेस वो हम फेस करते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर की नेचुरल फंक्शनिंग में परिवर्तन आता है। मैं आपको एक सुंदर उदाहरण और बताता हूँ। ये सिर्फ महिलाओं की स्थिति नहीं है कि उन्हें अपनी सामान्य या प्राकृतिक अवस्था से अलग होना पड़ा। पुरुषों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये forbes.com के ऊपर एक अभी स्टडी आई थी 2007 में, द जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म। इसमें लिखा था, यू आर नॉट द मैन योर फादर वाज, यू आर नॉट द मैन योर फादर वाज। जो पुरुष आपके पिता हुआ करते थे, आप उतने पुरुष नहीं हैं। जी 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 जी। माने उस स्टडी ने, और क्योंकि ये फोर्ब्स में प्रकाशित हुई है और जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म की स्टडी है, तो इसलिए हम इसके ऊपर विश्वास ना करने का कोई कारण नहीं है। एक विश्वसनीय तथ्य है। उन्होंने बताया कि 1980 से लेकर आज तक अगर हम देखें तो जो मेल ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो पुरुष ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनमें हर साल उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल 1% की दर से कम हो रहा है। इसको समझते हैं थोड़ा सा। जैसे फीमेल हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन हो जाता है, उसी तरह से हमारे पास मेल हार्मोन्स होते हैं। जैसे एक एंड्रोजन है जिसकी वजह से अब हम ये पीसीओडी पढ़ रहे हैं, एक टेस्टोस्टेरोन होता है, एक प्रोजेस्टेरोन होता है। तो हम टेस्टोस्टेरोन जो फंक्शनिंग ऑफ मेलनेस या मैस्कुलिनिटी को जो डिटरमिन करता है, वो टेस्टोस्टेरोन हर साल, मतलब हर साल जो आने वाला है उसमें पिछले साल के मुकाबले 1% की कमी आ रही है। आपकी बॉडी में जितना लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन होना चाहिए था, जो लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन आपका 1980 में था, उससे 1% कम हो गया, 81 में हो गया। तो इस तरह से अगर आप देखा जाए तो अब हम 2020 में चल रहे हैं। 1980 में पुरुषों में जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल हुआ करता था, वह
40% तक कम हो गया है आजकल के पुरुषों में। तो वो अपनी जो एक बायोलॉजिकल मेल फंक्शनैलिटी होती है उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। जी इसी प्रकार से हमने देखा कि महिलाओं में महिलाओं के हार्मोन्स कम होके उनके अंदर पुरुषों के हार्मोन बढ़ रहे हैं, एंड्रोजन। एंड्र एंड्र माने होता है एक ग्रीक टर्मिनोलॉजी है ये। एंड्र का मतलब होता है कि स्टेम ऑफ द वर्ल्ड, जिसके ऊपर दुनिया टिकी हुई है वो। जी जी तो वो चीज उसमें महिलाओं में आ रही है। महिलाओं के हार्मोनल लेवल चेंज हो रहे हैं, पुरुषों के हार्मोनल लेवल चेंज हो रहे हैं। महिलाएं उतनी महिलाएं नहीं रही जितनी कि वो पुराने समय में होती थी। जी पुरुष उतने पुरुष नहीं रहे जितने कि वो पुराने समय में होते थे। हम देख रहे हैं ना। तो ये जो चीजें हैं, ये उनकी बॉडी फंक्शंस को, उनके इमोशनल लेवल को, उनकी जी अपीयरेंस को ये चेंज कर रही है, और उनके जो बायोलॉजिकल रोल्स हैं उनको भी ये चेंज कर रही है, प्रभावित कर रही है। जी तो आजकल हम ये देखते हैं कि जो एक प्रेशर है, सोशल प्रेशर है, एनवायरमेंटल प्रेशर है, वर्किंग प्रेशर है, इस तरह के जो प्रेशर्स हैं वो हमारी महिलाओं में फोर्स कर रहे हैं कि उनके हार्मोनल लेवल चेंज हो, और उनके चेंज होने से उनके शरीर में ऐसे लक्षण पैदा हो रहे हैं जो महिलाओं में परंपरागत रूप से नहीं पाए जाते, और यही पीसीओडी समस्या है। जी 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 जी। तो आपने एक क्रक्स बता दिया कि पीसीओडी की मेन जो बेस हो सकता है कि जी एनवायरनमेंट चेंजेस, या जो हमारे ऊपर प्रेशर आता है। कई तरीके के प्रेशर हो सकते हैं, वर्क प्रेशर भी हो सकता है, सोशल प्रेशर भी हो सकता है, बहुत तरीके के प्रेशर हो जो सकते आपका चेंज्ड लाइफस्टाइल है, जो हैं। लाइफ एक नेचुरल स्टाइल। आपका होना चाहिए, एक जो चेंज्ड हो गया है अब, जी जो जी बदल जी गया है, जो परिवर्तित लाइफस्टाइल है, वो आपका इन सब कारणों को पैदा कर रहा जी जी। तो डॉक्टर साहब, आई थिंक फिर इस हिसाब से तो ना सिर्फ महिलाओं बल्कि पुरुषों के ऊपर भी उसका असर होता होगा। है। अभी हमने देखा ना कि जो जी 1980 में ये फॉल्स में छपी हुई जी 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 एक स्टडी है, जी इसलिए हम इसको दरकिनार नहीं कर सकते हैं। जी इट इज जी वेरी जी सीरियस स्टडी। जी 1980 में पुरुषों में पुरुषत्व का जो लेवल था, जी 2020 में उससे 40% कम टेस्टोस्टेरोन उन पुरुषों के अंदर पाया जाए। जी तो माने मानवीयता के सामने एक बायोलॉजिकल संकट खड़ा हो सकता है अगर ये जी इसी तरह से आगे बढ़ता रहा। और जो हम एक मेडिकल टर्म इस्तेमाल करते हैं, इम्पोर्टेंसी, जी वो वी आर गोइंग टू फेस इट सून एज ए मेजर प्रॉब्लम बिफोर द ह्यूमैनिटी, बिकॉज females are not those females who they used to be earlier. Males are not those males who they used to be earlier. Both have changed. Both have जी changed externally. Both have changed internally. तो इससे एक परिवर्तन है, और मुझे लगता है कि these issues must be addressed at various forums, जी जी maybe biological, maybe psychological, maybe medical, maybe legal. अलग अलग फोरम पे इसको एड्रेस किया जाना चाहिए। जी 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 डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, अभी हमने पीसीओडी बेसिकली होता क्या है, सिस्ट क्या होती है, और पीसीओडी के रीजंस क्या क्या कारण होते हैं, ये आपने जी बताया। जी। अब मेन एक प्रश्न आता है कि अगर किसी को पीसीओडी है तो जी उसको पता कैसे लगे, जब तक कि वो कोई मेडिकल टेस्ट करवाना चाहिए उसके लिए, या नॉर्मल इंसान को किसी को पीसीओडी है तो उसको उस बीमारी का कैसे पता लगे, उसके बेसिकली सिम्टम क्या क्या होते हैं जो जनरल, विदाउट कहीं किसी होम्योपैथ के पास गए हुए या किसी मेडिकल कंसल्टेंट के पास गए हुए, उसको कैसे पता लगे कि हाँ, पीसीओडी हो जब रहा है। वह महिला डॉक्टर के पास जाएगी तो उसका टेस्ट कराएंगे तो वहाँ हार्मोनल लेवल के आपको चेंजेस पता लग जाएंगे।
लेकिन जो लोग अभी डॉक्टर के पास नहीं गए हैं, घर पे ही हैं, वो कैसे पता लगे कि उनको पीसीओडी की समस्या है और जी पीसीओएस का उन्हें कुछ स्टेप लेना चाहिए। तो एक तो देखिएगा कि उनकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है महिलाओं की, वो चेंज्ड, वो मिलेगी आपको, स्कैन की हो जाएगी, बहुत कम उसमें फ्लो रहेगा या बहुत ज्यादा फ्लो रहेगा या बहुत दर्द के साथ होगा या बिल्कुल नहीं होगा। इस तरह का जो उनके डिस्टर्ब्ड साइकिल्स होते हैं जी वो उनको मिलते हैं। उनके शरीर पे, उनके चेहरे पे एक हेयर लाइनिंग पैदा हो जाती है, जैसे कि पुरुषों की होती, क्योंकि पुरुष हार्मोन उनके शरीर में बढ़ रहे हैं तो जी उनके शरीर पे वही लक्षण आने लगते हैं जो पुरुषों के होते हैं। उनके जो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो अनडेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड हो जाते हैं। उनके चेहरे पे झाइयां आने लगती हैं, एक्नी उनके चेहरे पे हो जाती है, जी जी पेल्विक पेन उनको रहने लगता है आमतौर से, जी या मतलब उनके लिए फैमिली वे में जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दे आर फेसिंग प्रॉब्लम्स इन गेटिंग प्रेग्नेंट, या उनकी स्किन जो है वो रफ हो जाती है या डार्कर हो जाती है या बहुत स्थूल सी हो जाती है, मोटी सी हो जाती है, जी हाइपरट्रॉफी हम इसको कहते हैं। तो ऐसे मतलब जो आप एक सामान्य जीवन जी रहे थे, जो आपके अंदर एक फीमेल लक्षण, जब वो फीमेल लक्षण आपके कम होने लगे जी और उनकी जगह से ऐसे लक्षण उभरने लगे आपके शरीर में जैसे कि अब मेल हो, तो जितने मेल होने वाले, क्योंकि हार्मोन मेल वाला आ गया है, बढ़ गया है, जी तो मेल वाले लक्षण जब आपके शरीर में पैदा होने लगे तब आपको ये मानने का आधार प्रस्तुत हो जाता है कि हाँ, कहीं कुछ गड़बड़ है, पीसीओएस की समस्या हो सकती है। डॉक्टर के पास जाएं, वो आपकी जांच कराएंगे, जांच कराने से वो आपके हार्मोनल लेवल का एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन उनके पास आ जाएगी और वो आपको बता देंगे एज ए कंफर्मेटरी टेस्ट कि हाँ, अब आपको पीसीओएस की समस्या है। तो ये जो मैंने जी अभी आपको बताया, ये इनके मुख्य लक्षण होते हैं। इस तरह से आप इसको देख सकते जी जी डॉक्टर साहब। तो हमारे पास एक चित्र भी है इसका, तो सिम्टम ऑफ। हैं। हाँ 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 हाँ, देखिए आपने एक सुंदर चित्र बनाया है ये। इसमें 10 साइंस इन्होंने दिखाए हैं और 10 साइंस में आप देखेंगे कि इसमें लिखा है इरेगुलर पीरियड्स आते हैं, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन हो जाता है, एक्सेसिव फेशियल एंड बॉडी हेयर हो जाते हैं, हेयर थिनिंग एंड हेयर लॉस। हाँ, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लक्षण है कि महिलाओं में बाल उनके पतले और कमजोर होने लगते हैं और बाल गिरने भी लगते हैं। जो स्किन डिस्कलरेशन उनका शुरू हो जाता है और वो बड़ा अजीब सा हो जाता है। उनके चेहरे पे झाइयां आ जाती हैं, उनका वेट इरेगुलर हो जाता है, ज्यादा बढ़ जाता है, उनको डिप्रेशन रहता है, उनको स्ट्रेन रहता है, स्ट्रेस हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो ये तमाम चीजें हमारे पास पीसीओडी के कारण पैदा होती हैं। तो ये हमारे पास सुंदर लक्षण हैं, इसमें हम देख सकते हैं। जी 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 डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, अभी हमने सारी जानकारी ले ली कि पीसीओडी है क्या, कि इसके सिम्टम क्या होते हैं, रीजन क्या होते हैं, कि किसी को विदाउट होम्योपैथ या मेडिकल ट्रीटमेंट टेस्ट कराए बगैर कि कैसे पता लगे कि इसको पीसीओडी है। तो अब आते हैं हम होम्योपैथी ट्रीटमेंट के ऊपर। तो जो हमारी होम्योपैथी है वो पीसीओडी की ट्रीटमेंट में क्या पद्धति अपनाती है, क्या तरीका अपनाती है, उसके ऊपर आप अगर थोड़ा सा। अ, अगर आप मुझे आज्ञा दें इसमें गौरव जी, मैं थोड़ा सा ये भी जिक्र करना चाहूँगा होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से पहले कि जो हमारा वर्तमान मेडिकल सिस्टम है वो पीसीओडी को कैसे देखता है। जी 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 प्लीज जी। तो जो वर्तमान सिस्टम है हमारा, जो आधुनिक साइंसेज है,
उनके मुताबिक अभी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने जी एक रिपोर्ट दी थी, और 2020 की ही रिपोर्ट है वो, मैं पढ़ रहा जी था उसको। उसके मुताबिक पीसीओएस हैज नो क्योर टिल 2020। जी माने हमारे पास आधुनिक मेडिकल विज्ञान में पीसीओएस का कोई सुरक्षित उपचार नहीं है। जी अगर वो देखते हैं कि एक छोटी रसोली है, एक छोटी सिस्ट है, जी जी तो हाँ, उसको वो मैनेज करते हैं। और अगर देखते हैं कि समस्याएं बढ़ रही हैं, रसोली का साइज बढ़ गया है, सिस्ट बड़ी हो गई है, तो उसको ऑपरेट कर देते हैं। जी और साइज भी हम इसका डिस्कस कर सकते हैं। 5 सेंटीमीटर तक जो आपकी 2 इंच लगभग इतनी आपकी जो है, तो वो अगर कोई रसोली है उस डायमीटर की, तो उसको तो वो मैनेज कर सकते हैं। मैनेज जी करने के उनके तरीके हैं, अभी हम बात करेंगे। वो उसके लिए या तो कुछ होम मेजर्स ले लेते हैं, या अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं। और अगर इससे बड़ी सिस्ट है, तो उसको वो सर्जिकली ऑपरेट करते हैं। और ये 5 सेंटीमीटर का मैंने आपको बताया, 5 सेंटीमीटर इज ऑलमोस्ट ए थ्रेशोल्ड। छोटा है तो मैनेज करेंगे, बड़ा है तो उसको रिमूव जी करेंगे। जी ये हमारे मेडिकल साइंस का तरीका है। और वो करते क्या है इसमें, कि इसको मैनेज करने के लिए आपसे कहेंगे कि आप अपना बॉडी वेट मेंटेन करिए। बॉडी वेट मेंटेन करने के लिए जो हमारे पास स्थापित तरीके हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करना, अपने खाने पीने की आदतों पर ध्यान रखना, उसका वो कहेंगे कि आप ध्यान रखें, ज्यादा ना खाएं, अपने कार्बोहाइड्रेट्स को लिमिटेड करें, क्योंकि जब आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो उसमें से बहुत एनर्जी आपको मिलती है, कैलोरीफिक वैल्यूज इनकी काफी ज्यादा होती है। जी आपको कहेंगे कि आप अपना सैचुरेटेड फैट्स कम करिए। सैचुरेटेड फैट्स में भी बहुत कैलोरीज होती हैं। और वो आपको कहेंगे कि अपना एक एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाइए, सीडेंट्री लाइफ से दूर रहिए, पानी ज्यादा पीजिए, और माने एक बिल्कुल एक्टिव और बहुत परफेक्ट वे ऑफ लाइफ वो आपसे दरकार करेंगे कि आप अपने जीवन को बदलें। तो वो जी आपको इन सब तरीकों से कहेंगे। लेकिन होम्योपैथी होम्योपैथी एक अलग तरीके से कारगर होने वाली विज्ञान है। होम्योपैथी, और ये मेरा अपना अनुभव है, अभी एक लेडी डॉक्टर हैं, उन्हें पीसीओडी की समस्या थी, और वहां पर मल्टीपल सिस्ट थी उनके पास, जी mostly in right ovary, and a few number was there in the left side also, and the biggest was 14 centimeters. माने उन्हें ये कहा गया था मेडिकली कि आपके पास सिवाय इसको सर्जिकली ऑपरेट करवाने के कोई दूसरा तरीका नहीं है। Then she contacted me. जी जो तमाम तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती थी उसमें उन्हें ट्रीट किया गया, बात की गई, और नाउ शी हैज ए वेरी ब्यूटीफुल बेबी विद हर। तो उनके साथ उनको सफलता मिली, और न सिर्फ सिस्ट गायब हुई, बल्कि बहुत सुंदर सी बेटी उनको पैदा हुई। जी जी होम्योपैथी का काम करने का अपना एक अलग तरीका रहता है। जी तो होम्योपैथी में हम इसमें कुछ एक मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, जी और इसमें जो
सबसे बेहतरीन दवाइयां आती हैं, उनमें से मैं 6-7 का इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि 6-7 को आज आपके साथ डिस्कस करता हूं, क्योंकि होम्योपैथी में जितने पेशेंट होते हैं ये समझिएगा कि उतनी ही दवाइयां होती। जी 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 हर पेशेंट से हम एक लंबी बातचीत करते हैं, जी और लंबी बातचीत के बाद फिर जो भी उनके अपने पर्सनल सिम्टम्स होते हैं उसके आधार पे हम उनकी दवाई को निर्धारित करते हैं। जी तो पहली दवाई जैसे अभी आपने मुझे दिखा, लेचेसिस नोटा है, बहुत शानदार दवाई है। ये तब होती है, हम इसको आमतौर से तब देते हैं, इसके जो मुख्य लक्षण हैं, जब आपको लेफ्ट साइडेड ओवरी में सिस्ट होते हैं, जी स्वेलिंग हो जाती है लेफ्ट साइड में, ओवरी में, लेफ्ट ओवरी में, और उसमें पेन भी उनको होता है। जब लेकिन उनको साइकिल्स होती हैं, साइकिल्स के दौरान उनका पेन रिलीव हो जाता है, और जब वो साइकिल्स खत्म हो जाती हैं पेन फिर दोबारा शुरू हो जाता है। साइकिल्स में फ्लो कम रहता है, कम टाइम के लिए रहता है, और जो मेंस्ट्रुअल फ्लो रहेगा, जो मेंस्ट्रुअल ब्लड रहेगा, वो डार्क रेड और इवन ब्लैकिश कलर का रहता है। तो जो लेचेसिस के लोग होते हैं उनको हमेशा गर्मी से बहुत परेशानी होती है, सांप को देख के उनके शरीर में बड़ी सिहरन सी दौड़ जाती है, जी टाइट कपड़े वो महसूस नहीं कर, शरीर पे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो वो ऐसे लोगों के लिए जिनको इस तरह के सिम्टम्स हों और ये समस्याएं हों, उनके लिए हम लेचेसिस म्यूटा का प्रयोग करते हैं। जी दूसरी दवाई इस बाबत जो हम डिस्कस करना चाहेंगे वो आपकी लाइकोपोडियम है। लाइकोपोडियम क्लावेटम, आपने इसका नाम पूरा लिखा है तो ये इसका पूरा नाम है, लेकिन हम इसे लाइकोपोडियम के नाम से जानते हैं। मेरे अनुभव में आता है कि लाइकोपोडियम मुख्यतः एक मेल रेमेडी है, उन चीजों में दी जाती है जो मेल प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे लेचेसिस एक फीमेल रेमेडी है, जी ऐसे ही लाइकोपोडियम एक मेल रेमेडी है। जैसे लेचेसिस आपकी लेफ्ट साइड के लिए थी, ऐसे ही लाइकोपोडियम राइट साइड। तो ये हमेशा राइट ओवेरियंस के लिए होती है। लेचेसिस वालों को गर्मी ज्यादा लगती है, लाइकोपोडियम वालों को सर्दी ज्यादा लगती है। लाइकोपोडियम के जो पेशेंट्स होते हैं उनको कुछ भी ठंडा अगर पिएंगे, कुछ भी कोल्ड ड्रिंक लेंगे तो उनका गला खराब हो जाएगा। उनको ओवरी में हमेशा बर्निंग पेन लगा रहता है राइट साइड में। इरेगुलर और प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स होते हैं, टाइम नहीं पता कब हो जाए, लेकिन वो जब भी होंगे काफी दिनों तक, तो उनके फ्लो भी ज्यादा रहेगा। दूसरा कि लाइकोपोडियम पेशेंट्स की एक प्रॉब्लम ये रहेगी कि जब भी वो अपने मैरिटल रिलेशंस में होंगे, क्योंकि ये एक फैमिली शो है तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ, whenever they are in their marital relationship they feel physical pain। उनको एब्डोमिनल ब्लोटिंग हो जाती है, फ्लटुलेंस बहुत ज्यादा होता है, और उनके यहाँ माथे पर ये वाला जो पोर्शन होता है इसमें रिंकल्स जैसे हो जाते हैं। मैं कोशिश करता हूँ, वो शायद नहीं बन पा रहे हैं ऐसे, वो करके ना इकट्ठा 3-3 लाइनें सी वो यूं नजर आती हैं। जी जी जिन जी व्यक्तियों को वो 3-3 लाइनें या ज्यादा लाइनें भी हो जाती हैं चेहरे पे, जी वो लाइकोपोडियम के पेशेंट्स आमतौर से रहते हैं। जी तो ये राइट साइडेड रहेगी, मीठा इनको ज्यादा पसंद रहेगा, तो ये लाइकोपोडियम के पेशेंट्स हो जाते हैं। एंड नाउ इट इज वन ऑफ द बेस्ट होम्योपैथिक रेमेडी इज कोलोसिंथेसिस। जी यस, ये बहुत मूल्यवान दवाई है।
खासतौर से ओवरी सिस्ट के लिए। ये भी राइट साइडेड रहती है। इन लोगों को राइट साइड में पेन रहता है सिस्ट के अंदर, और उसमें आपको कई बार क्रैम्प्स जैसे पड़ने लगते हैं, कई बार खिंचाव सा होने लगता है, कई बार चुभन सी होने लगती है। इस तरह का इनको पेन रहता है। लगता रहता है जैसे कि राइट ओवरी के अंदर उनको बर्निंग महसूस हो रही है, जलन सी महसूस होती रहती है। और कोलोसिंथेसिस की एक बड़ी अजीब सी पहचान है कि जब वो आगे झुक के दोहरे हो जाना चाहेंगे तो उन्हें बड़ा आराम मिलता है। क्या ये बात पहुंची है दर्शकों तक कि whenever they bend over double in the body posture, they feel very relieved. आगे झुक के जब भी वो जैसे कहेंगे ना आपकी हाथ के द्वारा पैर छूना चाहेंगे और माथे को घुटनों पे लगा जाना चाहेंगे, तो वो पोजीशन में उनको कोई दर्द नहीं होता और वो बहुत रिलीव महसूस करते हैं। दिस इज कॉल्ड बेंडिंग डबल। ये इनको आराम देता है। राइट साइडेड साइटिका भी वो महसूस करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनके पैर में, दाहिने पैर में पिछली तरफ उनको साइटिका का दर्द हो। और मोर्टिफिकेशन इसकी बड़ी पहचान है। कई बार उन पेशेंट्स को ऐसी स्थितियों से गुजरना पड़ जाता है जो मोर्टिफिकेशन का मतलब बड़ी लज्जास्पद जो परिस्थितियां होती हैं उनको गुजरना पड़ जाता है, या उनको अपनी बीमारी के कारण उनको लज्जा आने लगती है। ऐसी मानसिक अवस्था उनकी हो जाती है, उसको मोर्टिफिकेशन कहते हैं। तो मोर्टिफिकेशन इसके लिए बड़ा जरूरी है। पेट में दर्द रहता है उनको, न सिर्फ ओवेरियन रीजन में बल्कि नाभि के पास भी उनको दर्द रहता है, और ऐसा लगता है जैसे कि इन्फेक्शन मरोड़ वाला हो जाता है पेट में। वैसा दर्द कोलोसिंथेसिस के पेशेंट को रहता है। तो जब भी ये सारी अवस्थाएं हो तो हमें कोलोसिंथेसिस का प्रयोग करना चाहिए। इसी तरह से हमारे पास जैसी कोलोसिंथेसिस है, उसी जैसी एक बहुत महत्वपूर्ण दवाई दूसरी एपिस मेलिफिका है। ये जो दवाइयां चुनाव किया गया है इनका इस कार्यक्रम के लिए, ये बड़ी मूल्यवान दवाइयां हैं गौरव जी। और मैंने इन्हें अपने अनुभव में चमत्कार करते हुए देखा है। एपिस मेलिफिका एक ऐसी दवाई है जो लाली से जुड़ी हुई है, लालिमा से जुड़ी हुई है। चेहरे पे लालिमा होगी, शरीर पे लालिमा होगी, वहां पर ये एपिस मेलिफिका होगी। उसमें स्वेलिंग भी रहेगी, उसमें पेन भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन स्वेलिंग जरूर रहेगी। थोड़े एरिया में रहे, ज्यादा एरिया में रहे, पूरे शरीर पे रहे तो स्वेलिंग रहेगा। इन लोगों को लगातार काम में बिजी रहने का दिल करता है, बिजी रहना चाहते हैं, लेकिन जब भी वो अपने मैरिटल रिलेशंस में जाना चाहते हैं तो दे फील ए फिजिकल पेन। इन्हें हमेशा ओवेरियन रीजन में जैसे स्टिंजिंग होती है, जैसे डंक मारते हैं, उस तरह की चुभन महसूस रहेगी। और जब ये धूप में जाएंगे तो धूप में इनको लगेगा जैसे कि धूप इनको पिन चुभा रही है। एपिस मेलिफिका में ऐसा रहता है। एपिस जो है मूल रूप से राइट साइडेड औषधि है, राइट साइड की ओवरी में रहता है, लेकिन इसको हम दोनों तरफ इस्तेमाल कर सकते हैं। मेंस्ट्रुएशन के दौरान थोड़ा सा हमें ज्यादा पेन रहता है, जैसे हमने देखा था लेचेसिस में मेंस्ट्रुएशन के दौरान पेन नहीं होता है, लेकिन एपिस के अंदर मेंस्ट्रुएशन जो पीरियड होता है, हमारा साइकिल होती है, उसके दौरान भी इनको पेन रहता है। धूप में नहीं बैठ सकते हैं। इस तरह की जब समस्याएं होती हैं तो उस व्यक्ति को एपिस मेलिफिका दिया जाता है। और दूसरी हमारे पास नेक्स्ट दवाई है पुलसाटिला।
पुलसाटिला के बारे में तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मैंने कई प्रोग्राम्स में, कई कार्यक्रमों में पुलसाटिला के बारे में बात की है। जी जी जी। पुलसाटिला इज ए कंप्लीट फीमेल रेमेडी। हर चीज का इसके पास इलाज है। जो भी महिलाओं में समस्याएं हो सकती हैं, उनके शरीर से संबंधित, उनके मानसिक प्रकृति से संबंधित, वो सारी की सारी समस्याओं का निदान पुलसाटिला के पास है ज्यादातर का। और पुलसाटिला के पेशेंट को या तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, होगा तो लंबे टाइम के बाद होगा, बहुत स्कैंटी होगा, कम फ्लो होगा। पुलसाटिला में एक कंडीशन जिसको हम एमेनोरिया कहते हैं, माने मेंस्ट्रुअल साइकिल का देर में होना, वैसी स्थिति रहेगी। मूड स्विंग्स रहेंगे, बाइपोलर डिसऑर्डर रहेगा, छोटी सी बात पे गुस्सा आ जाएगा, उस छोटी गुस्से को फिर आप जल्दी से कंट्रोल भी कर लेंगे। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा तो उस समय आपको तेज दर्द होगा, जिसको हम मेंस्ट्रुअल कोलिक भी कहते हैं। जी। अचानक आपको कंपकपी, झुरझुरी चढ़ेगी, ठंड से लगेगा, फिर आपको वोमिटिंग भी हो जाएगा। आपके पेट में जो खाना आपने खाया होगा, और अगर वो फ्राइड फूड है तो बिल्कुल गांठ की तरह से बना रहेगा, जैसे बिल्कुल वो हजम नहीं होता है, डाइजेस्ट नहीं होता है। लोअर बैक में आपको पेन रहेगा। ब्लैडर और रेक्टम, जो आपके एक्सक्रीटिव सिस्टम के दोनों हिस्से हैं, ब्लैडर एंड रेक्टम, वहां पर आपको लगातार प्रेशर फील होता रहेगा। पानी की प्यास नेचुरली इन लोगों को नहीं लगती है, जब भी लगती है बस थोड़ा बहुत पी लेते हैं, तो इनको प्यास नहीं लगती है। राइट साइडेड मेडिसिन ये ज्यादा होती है, लेकिन हम इसको साइड फ्री होके भी दे सकते हैं, माने अगर दोनों तरफ है सिस तो भी दे सकते हैं। अदरवाइज पुलसाटिला जो होती है वो राइट साइडेड मेडिसिन ज्यादा होती है, तो हम पुलसाटिला को देख सकते हैं। पुलसाटिला को गर्मी भी ज्यादा लगती है, तो इसके ये लक्षण पुलसाटिला के होते हैं। पुलसाटिला तो बल्कि इस तरह से देखा जाए कि सिस्ट कहीं भी शरीर में हो जाए, सिर्फ इसका नहीं, बहुत सारी कमर की सिस्ट होती हैं, हम उन्हें पुलसाटिला देते हैं। हाथ में सिस्ट हो जाती है, यहाँ किसी भी पोर्शन पे, पैरों में सिस्ट हो जाती हैं, उनको हम पुलसाटिला देते हैं। तो पुलसाटिला किसी भी बॉडी पार्ट में कोई सिस्ट हो जाए और आपके सिम्टम्स मैच कर रहे हो, तो आप उसको पुलसाटिला दे सकते हैं। एक दूसरी हमारे पास मेडिसिन है सबीना ऑफिसिनालिस। सबीना जानी जाती है एक हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो, पेनफुल एंड हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है सबीना के अंदर। तो जब भी आपकी सिस आर एसोसिएटेड विद ए हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो एंड पेनफुल सिस, तो तभी हम इसमें मानते हैं कि अब हमें सबीना दिया जाना चाहिए। लेकिन इसके अंदर एक थोड़ी सी स्पेशल चीजें होती हैं कि आपका जो फ्लो है, ब्लड है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, वो अभी हमने ऊपर देखा कि कुछ दवाइयों में डार्क ब्लड हो जाता है, लेक्टिसिस में डार्क हो जाता है, लेकिन सबीना दवाई जिस पेशेंट को दी जाएगी उसका फ्लो लाइट कलर का रहेगा, लेकिन उसके अंदर डार्क कलर के क्लॉट्स पाए जाएंगे, छोटे छोटे थक्के से पाए जाएंगे खून के। वो बेसिकली यूट्रस की इनर एपिथेलियल होती है जो बाहर निकलती है, तो वो डार्क कलर के क्लॉट्स उसमें पाए जाएंगे। तो सबीना के अंदर हमने देखा गर्मी ज्यादा लगेगी, बेहद गर्म दवाई होती है, पेशेंट्स को बहुत गर्मी लगती है, हैवी प्रोफ्यूज फ्लो होता है, मेनोरेजिया होता है, दर्द के साथ होता है, ब्राइट रेड कलर ऑफ ब्लड होता है, डार्क क्लॉट्स होते हैं, आपका जो बैक और लोअर
बैक है, जो लोअर पोर्शन है और जो कमर का, उसमें आपको ड्रैगिंग पेन सा होता रहता है। मतलब ना आप ठीक होते हैं ना बहुत तेज होता है, लेकिन एक लगातार लगातार चिड़चिड़ा सा करने वाला दर्द आपको बना रहता है। ब्लोटिंग और डिस्टेंशन होता है। आपको लगता है कि आपका लोअर बेली पोर्शन में, लोअर बेली में, अपर बेली में नहीं होगा इसके अंदर, जैसे लाइकोपोडियम में अपर बेली में भी होता था, लेकिन यहाँ सबीना के अंदर वो सिर्फ लोअर बेली में, नीचे जो आपका नाभि से नीचे वाला हिस्सा है, वहां पर ब्लोटिंग होगा, डिस्टेंशन होगा, और आपको लगेगा कि अब तो बस यहाँ से पेट फूलने वाला है। ऐसी जगह पर हम उसको सबीना दवाई देते हैं, सबीना ऑफिसिनालिस। लास्ट जो मैं जिक्र करना चाहूंगा आपके साथ इसमें, वो सिपिया ऑफिसिनालिस दवाई है। सिपिया भी अपने आप में एक महिलाओं की खास तौर से बड़ी महत्वपूर्ण दवाई है। सिपिया के अंदर आप देखेंगे एक स्पेशल फीलिंग होती है। सिपिया में लगता है जो पेशेंट होगा कि जितना उसका इनर बॉडी पार्ट्स हैं, दे आर फोर्स्ड टू गो आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द जेनाइटल्स। जो आपके शरीर के भीतरी अंग हैं वो बाहर निकलने वाले हैं, उनको बाहर धकेला जा रहा है। ये स्पेसिफिक फीलिंग सिपिया की होती है। इनकी कमर में, लोअर लंबर में पेन चलता रहता है, लगातार पेन रहेगा। इनको ठंड थोड़ी सी ज्यादा लगेगी, जैसे अभी हमने सबीना पढ़ा, सबीना को बहुत गर्मी लगती है, ये शायद सल्फर जितनी गर्म दवाई है, उसके पेशेंट को उतनी गर्मी लगती है। सिपिया जो है, सिपिया के पेशेंट को ठंड लगेगी, जैसे लाइकोपोडियम को लगती थी वैसे इसको ठंड लगेगी। और तो इसको लगेगी, इसमें फ्रिक्वेंटली बार 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 यूरिनेट करने को दिल करेगा। उसको जो अपने बहुत नियर एंड डियर्स हैं उनसे कोई बहुत ज्यादा लगाव महसूस नहीं होगा। एक्सरसाइज करके, घूम के, दौड़ के थका के शरीर को उसको बहुत अच्छा महसूस होगा। सिपिया के ये लक्षण है कि जब उसको जितना थकेगा सिपिया वाला पेशेंट, उतना उसको अच्छा लगेगा, उसके सिम्टम्स दूर होंगे। तो ये हमारे पास सिपिया के लक्षण है। अभी जो हमने बातें की हैं इनमें से आप देखेंगे सिपिया और लाइकोपोडियम, ये जो दो दवाइयां हैं ये ठंड लगने वाले लोगों के लिए हैं। जो लिचेसिस है, जो एपिस है, जो पुल्साटिला है और जो सबीना है, ये चार दवाइयां उन लोगों के लिए हैं जो गर्मी महसूस करते हैं। कोलोसिंथेसिस का टेम्परेचर फीलिंग के साथ ऐसा कोई खास रिलेशन पाया नहीं जाता। लेचिसिस को, एपिस को और इन दोनों को हम लेफ्ट साइडेड दवाई मानेंगे। लाइकोपोडियम को, पुल्साटिला को, इनको और सिपिया को भी कुछ हद तक हम राइट साइडेड दवाई मानेंगे, वो पहले लेफ्ट साइडेड थी। तो ये इस तरह के हमारे पास तरीके रहते हैं, और ये दवाइयां आपके पीसीओडी को जड़ से खत्म करने वाली दवाइयां। एक छोटी सी बात मैं यहाँ आपसे कुछ अलग कहना चाहता हूँ, जो शायद हमारे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम से संबंधित नहीं है। एक सामान्य तो लोग बाग सवाल पूछते हैं कि कोई भी दवाई हमें कब तक लेनी चाहिए, कि क्या कोई दवाई आपको जीवन भर के लिए ठीक कर सकती है। पहले तो समझें कि बीमारी क्या होती है। जो आपकी बॉडी के सामने एक चैलेंज प्रस्तुत करती है, जो सर्कमस्टांसेस, तो उसके प्रति आपके जो बॉडी रिफ्लेक्सेस होते हैं वही आपकी बीमारी है। इफ द बॉडी रिफ्लेक्सेस आर नॉट प्रॉपर, तो वो जो इम्प्रॉपर बॉडी रिफ्लेक्सेस होते हैं वो आपकी बीमारी है।
आपको बाहर से एक बैक्टीरिया आया, आपके शरीर ने उसे मार देना चाहिए था लेकिन नहीं मार पाया, और उसके कारण जो उसके रिस्पॉन्स हुए, आपका गला खराब हो गया, आपको बुखार हो गया, वगैरह वगैरह, ये जो सिम्टम्स हैं, तो ये आपकी बीमारी। तो जब तक आप अपने जो कॉजेज हैं उन्हें दूर नहीं करेंगे, तो उन कॉजेज से पैदा होने वाले साइड इफेक्ट्स को दूर करने के लिए आपको दवाई खानी होती है। तो या तो आप अपने लाइफस्टाइल से उन कॉजेज को दूर करिएगा, जो कि आजकल की मॉडर्न लाइफ में कई बार हम नहीं कर पाते, और अगर आप उन कॉजेज को दूर नहीं कर सकते हैं, तो जब तक कॉजेज हैं आपके शरीर में बैड इफेक्ट्स पैदा होते रहेंगे और आपको तब तक दवाई खानी पड़ती रहेगी। जितना डेली आपको बीमारी पैदा होगी उन कॉजेज से, दवाई उतना उतना आपको ठीक करती रहेगी। दवाई ठीक करने वाला फोर्स है, और जो आपकी सर्कमस्टांसेस हैं वो आपको खराब करने वाला फोर्स है। तो दोनों फोर्सेस का हमें एक स्टैटिक कॉम्बिनेशन देखना होता है। जहां तक वो स्टैटिक रहेंगे तो ठीक है, ये दवाई को खाने का तरीका रहता है। ये जो आज की दवाइयां हमने बात की हैं, इन दवाइयों को पीसीओडी के समय हमें 200 पोटेंसी में लेना चाहिए, 5 drops of each plus 2 spoonful of water twice a day. By the time your symptoms are there, so you should keep taking it. As soon as your symptoms subside, you may stop it, and the better way is to contact your doctor to get it ascertained whether you need a particular medicine or not, how long you need that medicine. These all details are, I think, should be determined by an expert. तो यही आपको करना चाहिए उसमें कि डॉक्टर्स के पास जाएं, बात पूछें। यहाँ तो मैंने आपको एक दिशा दिखाई है कि देखिए साहब, वहां उस दूरी तक हम जा सकते हैं। पीसीओडी इज नॉट ए प्रॉब्लम फॉर होम्योपैथी। हाँ, हमारे आधुनिक विज्ञान जो एलोपैथी साइड में है उसको मैनेज करते हैं, या वो सर्जिकली ऑपरेट करते हैं, तो उससे उस सिस्ट को निकाल दिया जाता है। लेकिन वो सिस्ट दोबारा पैदा होगी या नहीं होगी, ये हमारा आधुनिक विज्ञान नहीं बता सकता है, क्योंकि सिस्ट को पैदा करने वाला जो कारण है वो आपका एनवायरनमेंट है। तो अगर एनवायरनमेंट के साथ जो आपके संघर्ष हो रहे हैं उनके साथ लगातार आपको इक्विलिब्रियम में रहना है, तब आप होम्योपैथी का प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारे पास इसका तरीका है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत अच्छी जानकारी रही आपका। आपने जो दवाइयाँ बताई हैं वो जरूर, मैं आशा करता हूँ कि हमारे दर्शकों को जरूर उसका बेनिफिट होगा और वो जरूर इसका बेनिफिट लेंगे। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम समाप्त करने से पहले हम कुछ प्रश्न ले लेते हैं अपने दर्शकों का। हाँ हाँ, प्लीज। जी जी जी, आप हमारे पास हमारे साथ जो लाइव दर्शक जुड़े हुए हैं उनके कुछ कुछ प्रश्न हैं। तो ये रहा हमारा प्रश्न पहला, हाउ डज पीसीओएस अफेक्ट फर्टिलिटी? हाँ, कि ये जो पीसीओएस है ये फर्टिलिटी को कैसे प्रभावित करता है। जी जी। सिस्ट जो हैं, ये दो किस्म की सिस्ट हमारे पास पाई जाती है। एक वो सिस्ट होती हैं जो ओवेरियन रीजन में पाई जाती हैं, दूसरी वो सिस्ट होती हैं जो यूट्रस में पाई जाती हैं। ओवरीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग ओवम, ओवा प्लूरल नंबर, प्लूरल उसका हो जाता है, जहां से ओवुलेशन होता है वो ओवरी है, और जहां पर जाकर वो फर्टिलाइज होता है और आगे डेवलप होता है वो यूट्रस है। तो जब हमारे पास ओवेरियन सिस्ट होती हैं तो दे अफेक्ट एंड दे एडवर्सली अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ ओवा। ओवुलेशन को वो प्रभावित करती हैं, ओवुलेशन को ठीक नहीं होने देती हैं, और जब ओवुलेशन नहीं होगा तो उससे आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल गड़बड़ा जाएगी, और जब आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में गड़बड़ आएगी तो उससे आपका जो फर्टिलाइजेशन है वो नहीं होगा। तो पीसीओएस से
आपकी फर्टिलिटी बहुत हद तक प्रभावित होती है, बल्कि ये देखा गया है कि फर्टिलिटी तो बस रहती ही नहीं है। इसलिए जब महिलाएं अपने फैमिली वे में जाना चाहती हैं, डॉक्टर्स उनको सलाह देते हैं, इफ द सिस्ट इज बिगर देन ए पर्टिकुलर साइज, तो वो कहते हैं गेट इट रिमूव थ्रू सर्जरी। इफ इट इज smaller than a particular size, then they ask you to get it managed through your lifestyle and other things. तो आपकी जो फर्टिलिटी है वो काफी हद तक पीसीओएस से प्रभावित होती है, और उल्टी तरह से, माने वो फर्टिलिटी को बर्बाद करने वाली चीज है। जी 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 डॉक्टर साहब। सो अगला प्रश्न है, व्हाट इज ए कॉमन फर्टिलिटी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉर ए पीसीओएस इन वुमेन? वही फर्टिलिटी ट्रीटमेंट का तो ये देखिए ना, इसमें दो तीन तरीके हैं कि फर्टिलिटी जो क्योंकि अफेक्ट कर रही है, ओवुलेशन नहीं होने देगी, तो डॉक्टर्स क्या करेंगे कि पहले उस सिस्ट को मैनेज करेंगे, छोटी है तो तरीके से जो इनका लाइफस्टाइल है उसको चेंज करेंगे, और ओवुलेशन हो उसके लिए वो अपनी अलग से मेडिसिन देंगे। और अगर बड़ी हमारे पास तरीका है तो उसको वो सर्जिकली ऑपरेट करेंगे, उसको निकालेंगे और तब आपको ओवुलेशन कराएंगे। तो क्योंकि हम आज सिर्फ बात कर रहे हैं ओवेरियन सिस्ट की, इसमें यूटेरियन सिस्ट मैंने शामिल नहीं किया है, जो उसको वहां इम्प्लांट होने से आफ्टर फर्टिलाइजेशन बात करते हैं। तो जो यूटेरियन सिस्ट होती है उनका भी अपना एक अलग चैप्टर रहता है कि वो किस तरह से वहां पर आपका फर्टिलाइजेशन को रोकती है। तो यहाँ हमारा जो काम है ओवेरी का, वो सिर्फ ओवुलेशन प्रोसेस से है। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं कि उसको मैनेज करते हैं, आइदर थ्रू सर्जिकल ऑपरेशंस और थ्रू अदर मैनेजमेंट, एंड देन दे मेडिकेट यू, गिव यू मेडिसिन्स रिगार्डिंग प्रॉपर ओवुलेशन। तो वो उनका प्रोटोकॉल रहता है। जी 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 जी। तो अगला प्रश्न है हमारा, इवाना सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इवाना सिंह जी। सो आर सम एथनिटीज मोर प्रोन टू पीसीओ? हाँ, ये एक सुंदर सवाल है कि क्योंकि हमारे यहाँ एथनिक ग्रुप्स होते हैं, आप जैसे देखेंगे हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानियों में भी हमारे यहाँ हम साउथ इंडियन पीपल को देखते हैं, हम अपने ईस्ट इंडियन पीपल को देखते हैं, हम अपने नॉर्थ इंडियन पीपल को देखते हैं। तो दे आर डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। ऐसे ही जब आप ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो वहाँ आप उनका एक जो एबोरिजिनल ग्रुप है उनका, माओरीज का, वो है। जो नए लोग गए हैं वो कॉकेशियंस हैं, यहाँ से यूरोप से गए हैं। और हम अफ्रीकन लोगों को देखते हैं, हम हिस्पैनिक लोगों को देखते हैं, हम पोलिनेशियन लोगों को देखते हैं। तो ये देखा जाता है, ये इनका पूछना ये है कि क्या ये जो डिफरेंट एथनिसिटीज हैं ये भी पीसीओएस क्या इन डिफरेंट एथनिसिटीज में प्रभावित होता है? बेसिकली एथनिसिटी के मुकाबले आपकी जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, those lifestyle changes affect you more than your ethnicity. लाइफस्टाइल चेंजेस, क्योंकि एथनिसिटी तो जितने भी हैं हमारी, दे डिटरमिन एंड दे गिव यू ए नेचुरल स्टेट ऑफ योर हार्मोनल लेवल। जी जी। लेकिन जो आपके डेली लाइफस्टाइल चैलेंजेस हैं, वो लाइफस्टाइल चैलेंजेस आपके are contributory factors for affecting those hormonal levels which you have received in your ethnicity or in your natural state of existence. जी जी। तो आपके हार्मोनल लेवल का परिवर्तन जिस भी कारण से हो रहा है, तब आपका पीसीओएस पैदा होता है। तो ये आपकी एथनिसिटी के बजाय ये आपके मॉडर्न लाइफस्टाइल को के कारण ज्यादा होता है। तो एथनिसिटी का ऐसा कुछ इसमें नहीं बताया गया है, और ऐसी कोई स्टडी अभी मेरी जानकारी में नहीं है, हो सकता कोई हो। लेकिन क्योंकि दीज आर द चैलेंजेस प्रोड्यूस्ड बाय योर
लाइफस्टाइल चैलेंजेस, तो इसलिए जी लाइफस्टाइल चैलेंजेस ये होता है इस तरह से। जी जी जी। बीच में हम एक अपने दर्शकों को एक जानकारी देते हैं। बहुत सारे हमारे दर्शक जो हमारे से जुड़ चुके हैं और जो हमारे पास ऑफलाइन भी हैं, वो पूछ रहे हैं कि डॉक्टर साहब से कैसे हम कांटेक्ट करें। तो हमने एक ये बहुत सिंपल सा वे निकाला है। आप प्लीज इस फॉर्म को फिल कीजिए, तो हम आप डॉक्टर साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी आप इस फॉर्म को फिल कीजिएगा तो आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। सो डॉक्टर साहब बढ़ते हैं हम। अ, मंजू जी बोल रहे हैं, ग्रेट वीडियो, इन्फो लेड आउट वेरी वेल। सो जी धन्यवाद, धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगला प्रश्न है, हाउ लॉन्ग डज पीसीओडी ट्रीटमेंट टेक? सो हाँ, देखिए जो हमारा मेडिकल सिस्टम है दूसरा, एलोपैथी वाला, दे यूजुअली रिसोर्ट टू द मैलिग्नेंट cyst टू गेट इट रिमूव थ्रू सर्जिकल ऑपरेशंस। उसको रिमूव कर देते हैं तो आप देखिएगा कि छोटा सा सर्जिकल ऑपरेशन है, 1 दिन 1.5 दिन वाला रहता है। उसके बाद जी दे जी स्टार्ट गिविंग यू मेडिकेशन फॉर योर प्रॉपर ओवुलेशन। तो वहां तो आपको ज्यादा समय लगेगा नहीं। जी जो छोटी सिस्ट होती हैं जिनको हम अदरवाइज मैनेज कर सकते हैं, वो आपके फैमिली वे को अदरवाइज बहुत प्रभावित नहीं करेंगी। तो जी लेकिन अब जो तरीका है, एक सिस्ट है आपके शरीर में, एक फॉरेन बॉडी, या फॉरेन बॉडी ना कहें तो आपके शरीर में एक ओवर ग्रोथ है, एंड यू हैव टू कंट्रोल और रिमूव दैट ओवर ग्रोथ। तो इट इज लाइकली टू टेक सम टाइम, महीना 2 महीना इसमें मैंने लगते देखा है। जी और अच्छा, फिर दूसरा क्या होता है कि होम्योपैथी की ज्यादातर सफलता इस बात पे डिपेंड करती है कि आपका और आपके होम्योपैथ के बीच में संवाद कितना कारगर रहा है, और दवाई आपको जो दी गई है वो एग्जैक्टली वही दी गई है कि नहीं दी गई। जी अब किसी व्यक्ति को मान लीजिए लिलियम टिग्रिनम की आवश्यकता हो, या लेचेसिस की आवश्यकता हो, या एपिस की आवश्यकता हो, और हम उसको लाइकोपोडियम दे दें, या हम उसको कोलोसिंथेसिस दे दें कि साहब इसको, तो ऐसे हम बीमारी के नाम पर किसी भी व्यक्ति को दवाई नहीं दी जा सकती। जी थोड़ा सा आराम वो करेगी, जरूर करेगी, ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं करेगी, अफेक्ट करेगी। लेकिन जो सही बीमारी, जो सही दवाई के द्वारा आपकी महीने भर में ठीक हो सकती थी, वो आपको सालों लग जाएंगे उसके अंदर जाने में। जी तो बेसिकली एवरीथिंग इन होम्योपैथी डिपेंड्स ऑन योर कम्युनिकेशन विद योर होम्योपैथ। आप कितना बढ़िया तरह से अपनी बातें बता पाए हैं, वो कितना बढ़िया तरह से आपकी बातों को समझ पाए हैं, हम कितना बढ़िया तरह से मिलजुल के एक अच्छी दवाई ढूंढ पाए हैं, ये सारी चीजें आपकी होम्योपैथी को प्रभावित करती हैं। और यही होम्योपैथी टाइम भी जी इसी के ऊपर आधारित है। जी 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 डॉक्टर लेकिन साहब। एक सामान्य अवस्था में जो हमें पता जब लग जाता है, तो उसमें मेरे ख्याल से महीना, 1.5 महीना, 2 महीना इसमें वो निकल जाती है, जी बचती जी नहीं है बात। जी 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 डॉक्टर साहब आज के प्रोग्राम का लास्ट प्रश्न लेते हैं। डज पीसीओएस और पीसीओडी मेक यू फैट? हाँ, ये भी अच्छा सवाल है, और ऐसा होता भी है। जी क्योंकि आप देखेंगे प्रकृति में पुरुष की शारीरिक संरचना स्त्री की शारीरिक संरचना से थोड़ी सी बड़ी होती है, वजन ज्यादा होता है, शरीर की बनावट अलग किस्म की होती है। जब स्त्री के ऊपर आप एक्सेस फैट देंगे तो वो सारे शरीर पे जाके डिपॉजिट होती है, लेकिन पुरुषों में जब मोटापा बढ़ता है तो सिर्फ उनके पेट पे बढ़ता है। जी तो और उसमें आपका क्या होता है कि पुरुष हार्मोन बढ़ने लगते हैं, तो आपके शरीर में वो तमाम चीजें आने लगती हैं जो पुरुषों के शरीर में होती है। आपका पेट बड़ा होने लगेगा,
आपके कंधे चौड़े होने लगेंगे, आपका जो स्किन है वो मोटी हो जाएगी, रफ हो जाएगी। तो उन स्थितियों में आपके शरीर का वजन भी बढ़ना शुरू हो जाता है, और आप उसको फैट कहें या ओवर वेट कहें या जो भी कहें, लेकिन हाँ, ये है आपकी शारीरिक संरचना बड़ी और भारी होने लगती है। जी 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 जी। सो वेरी वेल एक्सप्लेन, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद जी। तो डॉक्टर साहब, आज अभी हमें वक्त और इजाजत नहीं दे रहा, अदरवाइज हमारे पास प्रश्न तो बहुत सारे हैं, अभी भी हमारे दर्शक हमारे साथ प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो हम आशा करेंगे कि इनसे डिस्कस करके इनके प्रश्न तो इनको आंसर दिया जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका टाइम समय देने के लिए। तो आपसे मुलाकात होगी फिर अगले एपिसोड में। जी नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर याज्ञवल्क्य जी, जो हर एपिसोड में हमारे साथ बनते हैं और कुछ ना कुछ हम नया लेके आते हैं जो आपको जानकारी प्रदान करता है, और बहुत सारी आपको होम्योपैथी में ट्रीटमेंट कैसे की जाए डिफरेंट डिफरेंट डिजीज पे, उनके लिए हम देते हैं। और अगर आपको हमारे वीडियो, हमारे जो हम शो कर रहे हैं पसंद आ रहे हैं, प्लीज उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने कम्युनिटी में, अपने नेटवर्क में, सो दैट कि इसको हम और ज्यादा एक्सपेंड कर पाए, इसको हम स्प्रेड कर पाए इस जानकारी को। तो आज इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका होस्ट गौरव अरोड़ा सेइंग यू गुड बाय, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।